Hello students, welcome to my YouTube channel. We are discussing CCS University LLM entrance answer keys. So for question number 27 जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं. In the 27 question, in the Constitution of India, I am discussing in both English and Hindi ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी इजी रहे, जिन्होंने पेपर हिंदी में आंसर राइटिंग करते हैं. एंड इंग्लिश आई एम आल्सो कवरिंग इंग्लिश एज वेल, सो प्लीज एडजस्ट अकॉर्डिंगली. द क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provisions relating to the information of new states can be amended by a parliament resolution which should be ratifying by the majority of the state legislature, a simple majority in each house of the parliament, 3/4 majority in the parliament, 2/3 majority in each house of the parliament provides they also constitute the majority of total members of each house. भारत के संविधान में नए राज्य के गठन से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया गया? द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स. नए स्टेट का जब हम फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट in the Constitution of India, provisions relating to the information of new state can be amended by किसके कब अमेंडमेंट किया जा सकता है इसमें? a simple majority in each house of the parliament. तो इसका जस्ट आंसर होगा सिंपल मेजॉरिटी. आंसर बी इसका करेक्ट होगा, सिंपल मेजॉरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इसका आंसर बी करेक्ट होगा 27 का. Right now question 29 क्वेश्चन कह रहा है ओपिनो ज्यूरिसिव नेसेसिटीज मीन्स. ओपिनो ज्यूरिसिव नेसेसिटीज मीन्स opinion of jurist is necessary evidence for determining the law rules of international customs. Opinion of jurist is not necessary evidence for asserting rules of international law. The feeling on the part of states that is acting as they do their fulfill of legal obligations, none of the above. 29. तो 29 का ऑप्शन राइट. 29 क्वेश्चन ओपिनो ज्यूरिस साइव नेसेसिटिव. तो 29 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा. इस जो आईसीजे है, राइट, आईसीजे ने आर्टिकल नंबर 38(1)(b जब आप देखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का आर्टिकल 38(1)(b आप देखेंगे तो ओपिनियन ऑफ लॉ इज कंपलसरी. इसका मतलब है ओपिनियन ऑफ लॉ इज कंपलसरी. ओपिनियन ऑफ लॉ इज कंपलसरी. ओपिनो ज्यूरिस रिफर्स टू द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द स्टेट एक्टर व्हाई द स्टेट बिहेव एज इट इज. इसमें ये बताया गया है कि वाई द स्टेट बिहेव एज इट डिड. इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड टू प्रूव. इट कैन बी डिफिकल्ट to identify and to prove.
तो इसको जो है ये एक तरह से इंटरनेशनल कस्टम्स है एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस एज अ लॉ. सो दिस इज काइंड ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स विच इज एज एन एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस एज अ लॉ. इसको सिंपल टर्म में ये समझ सकते हैं, ओपिनो ज्यूरिस साइव नेसेसिटीज, दिस इज जस्ट लाइक अ इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस एज अ लॉ. तो इसका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? 29 देखिए, 29 जो है उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? तो इसमें मैंने बताया है कि ओपिनियन ऑफ लॉ इज कंपलसरी, ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस इज नेसेसिटी एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द लॉ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स. तो यही इसका एक आंसर लग रहा है कि इसका मतलब जो होता है, मैंने आपको डिटेल में वैसे समझा दिया, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ आपको समझाने की बहुत सिंपल शब्दों में. 1 सेकेंड. यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसमें आर्टिकल नंबर 38(1)B जो दिया हुआ है वो पूरा आर्टिकल मैंने वैसे पढ़ा आपके सामने. तो इसका मतलब होता है ओपिनो ज्यूरिस रिफर्स टू द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द स्टेट एक्टर, राइट. इसका मतलब होता है अ वैरायटी ऑफ सोर्स एविडेंस रेटिफाइड बाय द स्टेट लीगल ऑब्लिगेशंस, वैरायटी ऑफ state variety of source evidence says variety of source evidences and ratified by the state legal obligations. तो यह एक तरह से ओपिनियन है जो कंपलसरी ओपिनियन है लॉ का. इट्स अ कंपलसरी ओपिनियन ऑफ अ लॉ एंड विच स्टेट द इंटरनेशनल कस्टम. देखो इंटरनेशनल कस्टम, इसके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें. इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस, ठीक है. मैंने ये बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल 31(8)(1) में वेरीफाई a variety of sources evidence ratified by the state legal obligations, variety of source evidences and ratified by the state legal obligations. It means international custom as an evidence of general practice, international customs as evidence of general practice accepted as law. जो international customs जो हैं as a general practice एविडेंस, उनका एज जनरल प्रैक्टिस एविडेंस किया गया है, उनको लॉ में एक्सेप्टेंस दी गई है. इसी का एक और केस आएगा जब मैं एक फिशरमैन का नॉर्वे वर्सेस एक केस है आगे एग्जाम में आया हुआ है, उसमें यही सेम कुछ सिचुएशन दी गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. उसमें भी ये बताया गया, उसमें हो रहा था कि 300 सालों तक जो ब्रिटिशर्स थे वो नॉर्वे की बाउंड्री पे नहीं करते थे फिशिंग, क्योंकि नॉर्वे ने अपनी बाउंड्री को 4 माइल से 10 माइल तक एक्सटेंड कर रखा था अपनी सी बाउंड्रीज को, और वो कस्टम ब्रिटिश वाले भी फॉलो कर रहे थे. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो आए और उनका एक सी जो आया उन्होंने कैप्चर कर लिया उसको, ब्रिटिशर्स के एक सी को, और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा सी जो दूसरा उन्होंने भेजा अपना जहाज. तो नॉर्वे की सरकार ने वहाँ पे बताया कि हमारा कस्टमरी रूल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा कोस्टल एरिया है और इस कोस्टल एरिया में 10 माइल के क्षेत्र में कोई भी ब्रिटिशर्स फिशरमैन नहीं आ सकता है. तो ब्रिटिशर फिशरमैन इस कस्टमरी रूल को काफ़ी सालों से मान रहे थे और ये मान रहे थे कि ये कस्टम रूल है. लेकिन 1948 में जब यूके जो है पहले 1911 में आया यूके, और उन्हें ब्रिटिश ट्रैवलर शिप उनके एरिया में घुस आया. जब ब्रिटिश ट्रैवलर शिप उनके एरिया में घुस आया तो नॉर्वे की सरकार ने उस शिप को सीज कर दिया और उसे अरेस्ट कर लिया. फिर सेम सिचुएशन 1948 में आई जब यूके ने ICJ को अप्रोच किया
कि देखो हमारे यहाँ पे ऐसा जो है, हमारी कोस्टल बाउंड्रीज़ में इन्होंने अपनी बाउंड्रीज 4 माइल्स की थी, इन्होंने 8 माइल्स तक अपनी बाउंड्रीज बढ़ा रखी है, तो इसके लिए हमें जो है कंपनसेशन दिया जाए। इन्होंने हमारे जो है वो हमारे शिप को सीज कर दिया है और हमारे लोगों को पकड़ लिया है। तो इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को डीलिमिट कर दिया 4 माइल्स से 10 माइल्स तक, तो हमें इसका कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन जो वहाँ पे नॉर्वे ने अपनी बाउंड्री को 10 माइल से डीलिमिट किया था कस्टमरी रूल के नाम पर, ये सही है या गलत, इसका फैसला आईसीजे के पास गया। तो आईसीजे ने नॉर्वे के हक में फैसला दिया कि नॉर्वे 300 सालों तक इस कस्टमरी रूल को अपनाता आ रहा है और ब्रिटिशर फिशरमैन भी 300 सालों तक ये कस्टमरी रूल मान रहे थे। तो अब उसको वो ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर कि उसे मानना पड़ेगा। अब यूके ये नहीं कह सकता कि हम इस रूल को नहीं मानते हैं, क्योंकि उसने इसे पहले एक्सेप्ट कर रखा है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल 38(1)(b काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में आया है। और ये देखिए 38(1)(b आर्टिकल, तो इसमें आपका जो आंसर होगा, ओपिनियन ऑफ ज्यूरीज इज नेसेसरी एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द लॉ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कस्टम। ओपिनियन ऑप्शन नंबर ए, ओपिनियन ऑफ ज्यूरीज इज नॉट नेसेसरी एविडेंस फॉर, तो इसमें क्या है, मैंने साफ साफ क्या बताया यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 38(1)(b वेरीफाई ऑफ सोर्सेज ऑफ एविडेंस एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कस्टमरी रूल है वो एक तरह से ओपिनियन ऑफ ज्यूरीज इज नेसेसरी एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द लॉ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ए। तो इसका आंसर ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, द कॉन्करेंट लिस्ट वाज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्विलिंग जोन as it were for both the union and the state are competent to legislate in the field without coming into the conflict is stated by। समवर्ती सूची को सांध्य आलोक अंचल के रूप में परिभाषित किया गया है। ट्विलिंग जोन ज़्यादा सही लग रहा है ना, इसे ट्विलिंग जोन ही बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट वर डिस्क्राइब्ड एज अ ट्विलिंग जोन। ट्विलिंग जोन इसको डिस्क्राइब किया गया था कॉन्करेंट लिस्ट को। ठीक है, क्योंकि द यूनियन एंड द स्टेट आर कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट इन द फील्ड विदाउट कमिंग इनटू द कॉन्फ्लिक्ट इज स्टेटेड बाय। ये किसके द्वारा कहा गया है? 30 क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एमवी पाइली के द्वारा ये कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, एमवी पाइली। ओके, this one MV Piley will be the correct answer. C will be the correct answer. Okay. Now question number 31. 31 क्वेश्चन कह रहा है, टू प्रमोट एंड इनकरेज द रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द कैरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन conceptualize the substantious and spell out the human rights which are to be promoted by the member states। ठीक है, 31 अभिकथन मानवाधिकारों के लिए सरकार को बढ़ावा देना, उसे उत्साहित करना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र का अधिपत्र मानवाधिकारों का प्रत्ययीकरण अभिपुष्ट करता है और उन मानवाधिकारों की व्याख्या करता है जिन्हें सदस्य राष्ट्रों को बढ़ावा दिया जाना है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 31 का फर्स्ट आंसर करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। And please like and subscribe our channel
so that if I will post another video, some meaningful videos, you will be able to get our notifications. Soon we will be posting for the exam for the Rajasthan. तो राजस्थान में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी डेट आ गई है कि नहीं आई है, ये मैं पोस्ट करूँगा अपने वीडियोस में, और जो जुडिशरी नोटिफिकेशंस आएंगी वो समय समय पर मैं अपने इस वीडियोस में अपडेट करूँगा. सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल if you want to upgrade yourself for the upcoming judiciary examinations. एंड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनकी जो डिटेल डिस्कशन है वो तो मैं यहाँ पे करूँगा ही. ठीक है. सो बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.